हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स रीड। देखो मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा चुकी हूँ, गैसीय अवस्था तक मैंने आपको बढ़ा दिया है। तो देखो अब आगे हम पढ़ते हैं कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। हाँ, पढ़ना है क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या पदार्थ, जो पदार्थ है अपनी अवस्था को बदल सकता है। हाँ यस, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि जो जल है वो अपनी जो जल है वो तीनों उसमें पाया जाता है, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम पानी पी रहे हैं तो दैट मीन्स वो लिक्विड है, ठीक है। अगर हम क्या कर रहे हैं कि अगर वो पानी जो है वो ठोस है, यानी कि बर्फ के रूप में है, तो वो ठोस है पानी, ठीक है। अगर बर्फ के रूप में तो ठोस है पानी। अगर क्या है कि जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, पानी को बॉयल कर रहे हैं, यानी कि हम वाटर को बॉयल कर रहे हैं, तो वो क्या होता है गैस में, वो उसके एक वाटर वेपर के रूप में वो क्या एटमॉस्फेयर उड़ जाता है, तो वो क्या है गैस का रूप ले लेता है। तो आपको ये पता चलता है यहाँ से कि जो पदार्थ है वो अपनी अवस्था को बदल सकता है, सिर्फ एक जल है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ओके, अब देखो आगे पढ़ते हैं। आगे बढ़ते देखो ये बता भी रखा है यहाँ पर, ये देखो ये कैसे बता रखा है। एक यहाँ पर एक लोहे की स्टैंड है, ठीक है। देखो लोहे की स्टैंड है। अगर हम क्या कर रहे हैं, बीकर में पानी रख रहे हैं, नीचे बर्नर जलाने हैं, तो देखो ये क्या है कि जो भी इसमें अगर हम कांच की कोई छड़ डाल रहे हैं या थर्मामीटर डाल रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि ताप परिवर्तन का प्रभाव होगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। देखो क्योंकि देखो जो बर्फ को अगर जल में बदलने की क्रिया या क्या है, जल से पास में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, अब वो चीज़ पढ़ेंगे। पहले ये देखते हैं क्या पढ़ना है हमें, ठीक है। अब देखो ये पढ़ते हैं, ठोस के पदार्थों को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे क्या है कि अगर ठोस के पदार्थों को, जैसे अगर क्या बर्फ है, ठीक है, बर्फ को मैं क्या गर्म करूंगी, ठीक है। बर्फ को अगर मैं गर्म करती हूँ या बॉयल करती हूँ, तो उसमें क्या है कि गतिज ऊर्जा होगी उनके कणों की बढ़ जाती है, ठीक है। जब गतिज ऊर्जा कणों की बढ़ जाती है, तो गतिज ऊर्जा में होने वाली वृद्धि के कारण वो अधिक तेजी से क्या होता है, कंपन करने लगते हैं। मतलब वो उसमें एक कंपन सेट होता है, मतलब एक उसके जो अणु होते हैं वो दूर दूर होने लगते हैं, ठीक है। जिससे क्या हो, जैसे ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त, यानी कि ऊष्मा के द्वारा जो जैसे देखिए दी गई ऊष्मा जो कणों में होती है, उनके बीच क्या है कि आकर्षण बल को पैदा कर देती है, ठीक है। तो इस कारण क्या होता है वो नियत स्थान को छोड़कर एक अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। तो एक ऐसी अवस्था जब होती है, तब वो क्या होती है, द्रव में परिवर्तित हो जाती है। जब द्रव में परिवर्तित हो जाती है तो क्या होता है, जब द्रव में परिवर्तित हो जाती है तो जिसे न्यूनतम ताप पर, जैसे जो द्रव में परिवर्तित हो गई, तो न्यूनतम ताप पर उसे ठोस पिघलाकर द्रव में बनाया जाता है। यानी कि देखो मेन चीज़ क्या है कि ठोस को द्रव में चेंज करना ही क्या होता है, गलनांक कहलाता है। यानी कि न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, तो वो हमारा कहलाता है क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है गलनांक कहलाता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो बर्फ का गलनांक होता है वो कितना होता है, बर्फ का गलनांक, ठीक है। बर्फ का गलनांक कितना होता है, बर्फ का जो गलनांक होता है 273.15 के होता है, यानी के क्या होता है, केल्विन होता है, ठीक है। केल्विन होता है। और जो 0 डिग्री में होता है, जो इस टाइप से होता है, जैसे ये, तो ये हमारा सेल्सियस होता है और ये हमारा क्या होता है, केल्विन होता है। लेकिन अगर इसमें हमें इसको चेंज करना होता है तो 273 हम केल्विन यूज करते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। देखो बर्फ का जो गलनांक होता है, मैं बता दिया 273.15 होता है। यानी गलने की जो प्रक्रिया है वो ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या करता है, संगलन भी कहते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर ठोस यानी कि अगर गलने की जो प्रक्रिया है, यानी कि ठोस से द्रव की अवस्था में जो परिवर्तन होता है, तो उसे संगलन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, संगलन भी बोलते हैं। अब आपको मैंने ये इसके बारे में देखो बता दिया है नीचे की, अगर 0 डिग्री सी है, अगर 0 डिग्री सी में अगर हम कैल्विन में चेंज करना होता है, तो हमें क्या होता है 273 को प्लस करना होता है। तो 273 यानी कि एक तरह से मान लो कि जो 0 डिग्री सी होता है, यानी कि 0 डिग्री सी वो इक्वल होता है 273 केल्विन के। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या पढ़ते हैं, किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया से
अगर जैसे कोई भी ठोस है, अगर गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है तो ऐसे में क्या होता है, उसमें ऊर्जा कहाँ से आती है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो कि वो उसमें ऊर्जा कहाँ से आती है। ओके, तो अब देखो पढ़ते हैं। ठीक, तो देखो जो गलने की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया हो, जो गलने पर पहुंचने के बाद जब तक क्या होता है संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाती, तब तक क्या होता है, जो तापमान नहीं बदलता है। ठीक, जैसे क्या है कि कोई भी बर्फ है, ठीक है, कोई भी बर्फ जो है वो अगर पिघल नहीं तब तक तापमान समान रहता है। ठीक है, तो ऐसे कि में क्या होता है कि कणों के बीच क्या होता है, पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके उसे पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग किया जाता है, ताकि जो तापमान में क्या होता है किसी तरह की जो वृद्धि दर्शाए गए हैं, मतलब वृद्धि दर्शाई गई है वो कैसे है। ठीक है, वो जो मतलब वृद्धि जो उसमें जैसे क्या है कि जो मतलब उसमें ऊर्जा को कि बर्फ अवशोषित करती है या वो किया क्या करती है। ठीक है, देखो ध्यान रखो यहाँ पे क्या है कि गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट क्या होती है, देखो लेटेंट ध्यान रखना, जो हमारी हिडन हीट होती है, हिडन हीट को ही हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे क्या है देखो कि जो बर्फ है, बीकर को यदि ऊष्मा प्रदान करने के लिए एक मतलब कणों के बीच जो आकर्षण बल वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था में बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। जैसे हमने क्या करा, देखो कोई भी है, जैसे अब बीकर में पानी है, ठीक है, अब बीकर में क्या है, बर्फ है, बर्फ को अगर पानी में बदलना है तो उसमें ऊष्मा कहाँ से आई, उस बीकर में, तो उसमें जो मतलब उसमें ऊर्जा को कैसे बर्फ अवशोषित करेगी, तो वो जो हिडन हमारी ऊष्मा होती है वो हमारी क्या कहलाती है, वो गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि जो गुप्त ऊष्मा छुपी रहती है, यानी जो गुप्त ऊष्मा क्या है छुपी रहती है, वो हिडन रहती है। ठीक है, तो इसे ही क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक, अब क्या है देखो वायुमंडल दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन प्रस्तुत ऊर्जा कहते हैं। देखो कैसे वायुमंडल दाब क्या होता है, उसका क्या होता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो जो वायुमंडल दाब है उसको 1 kg ठोस यानी कि उसको सॉलिड को उस गलनांक, हमने बताया था गलनांक क्या होता है कि ठोस से द्रव में चेंज करना होता है, तो यानी कि ठोस से द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है तो उसे उस संकलन की क्या कहते हैं, प्रस्तुत उष्ण ऊर्जा कहते हैं। जैसे क्या है 0 डिग्री C जो है वो 273 केल्विन है, पर क्या है कि जल के कणों की ऊर्जा उसी ताप पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। ध्यान रखना कि जल की जो जल है यानी कि उसके कणों की जो ऊर्जा होती है और तापमान पर जो बर्फ के कणों की जो ऊर्जा होती है वो उससे ज़्यादा अधिक होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये जब हम क्या करते हैं, जब हम जल में ऊष्म ऊर्जा देते हैं तो क्या हो, जैसे हम ऊष्मा देंगे तो उसमें जो कण होंगे वो अधिक तेजी से गति करते हैं। ठीक, जब अधिक तेजी से गति करते हैं तो उनमें जो निश्चित तापमान है पहुँचे कणों में इतनी ऊर्जा आ सकती है जिससे क्या होता है, वो जो आकर्षण बल होते हैं वो तोड़कर उसको स्वतंत्र हो जाते हैं। तो ये तापमान पे क्या होता है, द्रव मतलब ये तापमान पे जो द्रव है वो गैस में बदलना शुरू हो जाता है। जब वो गैस में बदलना शुरू हो जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। तो प्रोसेस ध्यान रखो, अगर क्या है ठोस से अगर वो द्रव में चेंज हो रहा है तब तो हमारा क्या होता है, गलनांक होता है। अगर वो जो द्रव से वो किस में चेंज होना स्टार्ट हो रहा है, वो किस में स्टार्ट हो रहा है यानी कि गैस में बदलना स्टार्ट हो रहा है तो वो हमारे क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। ओके, तो ध्यान रखो यानी कि जो द्रव से ठोस में बदलने वाली द्रव से ठोस में बदलना ही क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। सॉरी, ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है, और जब द्रव से गैस में बदलता है तो वो क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, तो द्रव के सभी कणों में इतनी ऊर्जा होती है कि जो वो इतनी ऊर्जा होती है कि जो वाष्प में बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे जल के लिए क्या है कि 373 है। अब 373 का मतलब क्या होता है, 373 का मतलब 273 प्लस 100, क्योंकि 100 डिग्री C होता है। क्या होता है, जल का जो गलनांक है 273 हो गया, तो ये क्या है कि इसमें ऐड हो गया तो 373 हो जाता है। अब देखो मैंने गुप्त ऊर्जा में आपको लेटेंट हीट के बारे में बता दिया है, प्रस्तुत ऊर्जा के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ से चीज़ पढ़ते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ कि देखो जब ठोस से द्रव अवस्था है
तो ठोस से अगर द्रव जाएगी तो ऊष्मा आएगी। यानी अगर देखो कोई भी है, अगर बर्फ के टुकड़े में अगर मैं लिक्विड को चेंज करूँगी तो हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी, यानी कि हीट देनी पड़ेगी। लेकिन अगर इससे जब ये आएगी तो उसको कोल्ड करना पड़ेगा। तो जब उसको कोल्ड करेंगे फ्रिज में रखें तभी तो ये बर्फ बनेगी, यानी ये सॉलिड बनेगा। ठीक है, तो अब ध्यान रखो इसमें कि जो अगर द्रव से गैसीय अवस्था में तब भी हीट करेंगे और गैसीय से द्रव में उसको शीतल होगा। ठीक है, अब देखो क्या है, तापमान बदलकर हमें ऐसे पदार्थों को एक अवस्था दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो कि थोड़ा सा क्या लेते हैं, जो देखो एक हमारा क्या होता है, ऊर्ध्वपातन क्रिया होती है। अब ध्यान रखना कि ऊर्ध्वपातन क्रिया जो होती है उसमें हम कपूर का यूज़ करते हैं, यानी कैम्फर का यूज़ करते हैं। अब देखो कैसे करते हैं, एक आपने क्या लिया, थोड़ा सा कपूर लिया, अमोनियम क्लोराइड लिया, अमोनियम क्लोराइड में NH4Cl लिया, आपने क्या लिया, NH4Cl। NH4Cl जो होता है अमोनियम क्लोराइड होता है। ठीक है, अब आपने ये लिया, उसके बाद क्या लिया आपने, एक चूड़ करके उसके चीनी की प्याली में आपको डाल दिया। देखो यहाँ आप इन्होंने क्या है डाल रखा है। अब क्या किया हुआ है इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने देखो इस कीप को उल्टा किया है और प्याली के ऊपर रख दिया है, उसके ऊपर एक रुई का टुकड़ा लगा दिया है, जिससे क्या होता है कि जो ठोस बना अमोनियम क्लोराइड होता है वो साइडों में चिपक जाता है और वाष्प वाला जो होता है वो नीचे रह जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, देखो अब ये जो क्रिया होती है, ये क्रिया क्या होती है, अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम उस ट्राई के बारे में पढ़ेंगे, कैसे क्या पढ़ना।